हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए इस वीडियो में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल डिवीज़न या सेल फॉर्मेशन भी जिसे कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीज़न से होता है, यानी कोई भी नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, जिसे हम सेल लीनिएज थ्योरी भी कहते हैं, जिसे रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। उन्होंने एक जो है टर्म्स भी दिया था जिसका नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोशिका का विभाजन होता है और वो विभाजित होकर के किस तरह से नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सेल डिवीज़न का एक पहला टाइप है जिसे हम माइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो टॉपिक होगा उसे हम माइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है। किसी भी पूर्ववर्ती कोशिका से या पुरानी कोशिका से और नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है तो उसे हम सेल डिवीज़न कहते हैं। यानी जिस कोशिका से विभाजित होकर के दोनों नए सेल बनते हैं उस कोशिका को हम पेरेंट सेल कहते हैं, उस कोशिका को हम पेरेंट सेल कहते हैं। और इससे बनने वाले जो दोनों सेल्स होते हैं इन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, डॉटर सेल्स। और इसी तरह से ऐसे ये जो डॉटर सेल्स हैं इसमें भी आगे चल कर के डिवीज़न होगा, फिर से नेक्स्ट जनरेशन के डॉटर सेल्स बनेंगे और इस तरह से जो है कोशिकाओं में जो कोशिकाओं का नंबर है वो बढ़ता रहता है। और इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न या सेल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल डिवीज़न कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम टाइप की बात करें तो सेल डिवीज़न जो है वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है जिसे कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीज़न, और दूसरा होता है मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीज़न। तो मेनली जो है दो टाइप के सेल डिवीज़न पाए जाते हैं कोशिकाओं में। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल डिवीज़न होता है जिसे हम एमाइटोसिस सेल डिवीज़न कहते हैं, एमाइटोसिस सेल डिवीज़न। तो इस तरह से कोशिकाओं का जो विभाजन है वो होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले क्लियर करेंगे कि जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ लेते हैं। जो माइटोसिस सेल डिवीज़न है, इस माइटोसिस सेल डिवीज़न को सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेल डिवीज़न है जो सोमैटिक सेल्स में होता है या जिसे हम दैहिक कोशिका कहते हैं। यानी ऐसी कोशिका जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है उन सभी कोशिकाओं में माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। इसीलिए इसे जो है कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीज़न, सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं इसे, या फिर इसे जो है एक्टोरियल सेल डिवीज़न भी कहते हैं। एक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एक्टोरियल का मतलब ये ऐसा सेल डिवीज़न होगा जिसमें पेरेंट से बनने वाले जो डॉटर सेल्स होते हैं उन सभी डॉटर सेल्स में और पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। कहने का मतलब अगर इस कोशिका में 46 क्रोमोसोम है तो बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। इस तरह से जो न्यू जनरेशन के सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है। तो इसलिए इस डिवीज़न को जो है एक्टोरियल डिवीज़न भी कहते हैं, एक्टोरियल डिवीज़न भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न है इसमें इस टर्म्स को यानी माइटोसिस सेल डिवीज़न के टर्म्स को
दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, और उस साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू फ्लेमिंग। टर्म क्वाइंड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग, यानी वेल्दर फ्लेमिंग ने जो है माइटोसिस टर्म दिया था इन 1882 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसको किसने दिया था, वो शब्द जो है किसने यूज किया था, तो वो शब्द यूज करने वाले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो चलिए देखते हैं कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कोशिकाओं में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा लास्ट में एक मतलब दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। अगर हम माइटोसिस सेल डिवीजन का जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस का जो मैकेनिज्म है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी कोशिका है जब वो विभाजित होती है तो उसमें दो स्टेजेस होते हैं। एक पहला स्टेज होता है जिसमें कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, और एक दूसरा स्टेज होता है जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कोशिका अगर विभाजित हो रही है तो उसमें सबसे पहले उसका केंद्रक विभाजित होगा, और जिस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा स्टेप होगा जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजित होगा जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो माइटोसिस का मैकेनिज्म है उसके भी दो स्टेजेस होते हैं, इसमें से पहला स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है न्यूक्लियस का विभाजन। उसके बाद दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कोशिका का एक केंद्रक है, और एक केंद्रक जो है केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जब किसी भी कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने दो फिगर ड्रॉ किया जिसमें से केंद्रक का विभाजन हुआ, और केंद्रक के विभाजन होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होता है, यानी बीच में जो है पार्टीशन बनता है, और जिससे दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन की जो प्रक्रिया है उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और केंद्रक के विभाजन की जो प्रक्रिया है उसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों स्टेप्स के बारे में समझते हैं। यानी पहला स्टेप हमें क्या पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा स्टेप हमें पढ़ना है साइटोकाइनेसिस कहते हैं इसे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी हमें सबसे पहले कोशिका के केंद्रक का विभाजन पढ़ना है, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो किस तरह से विभाजित होगा, उसमें कौन कौन सी अदर जो है स्टेजेज या फेजेज पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसमें देखिए किसी भी केंद्रक में जो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ फेजेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
कि जो कैरियोकाइनेसिस है ये कंप्लीट होता है, इट कंप्लीट इनटू 4 फेजेज। यानी जो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया है वो 4 फेज में कंप्लीट होती है, जिसमें से पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा फेज है मेटाफेज, और तीसरा फेज है एनाफेज, और चौथा फेज है टीलोफेज। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो कैरियोकाइनेसिस के फेजेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस के जो फेजेज होते हैं उनका जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर इन चारों फेजेज का करेक्ट सीक्वेंस आपको देखना है, अगर इन सभी चारों फेजेज का आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है तो ये करेक्ट सीक्वेंस में ही हमने लिखा है इसको, लेकिन इसको आप याद रखिएगा करेक्ट सीक्वेंस, और इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है उसे हम पी यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये जो है चारों फेजेज के यानी कैरियोकाइनेसिस के चारों फेजेज के करेक्ट सीक्वेंस होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम सबसे बड़े फेज की बात करें, यानी इन चारों फेज में ड्यूरेशन के आधार पर यानी टाइम ड्यूरेशन के आधार पर जो सबसे बड़ा फेज है उसे प्रोफेज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट फेज होगा, ये जो है लॉन्गेस्ट फेज होता है, जबकि जो टीलोफेज है वो स्मॉलेस्ट फेज होता है, स्मॉलेस्ट फेज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें जो चारों फेजेज पाए जाते हैं उन सभी फेजेज में कौन सा फेज है जिनका टाइम ड्यूरेशन सबसे अधिक होता है, तो वो होगा प्रोफेज। प्रोफेज जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इन चारों में, और इन चारों में सबसे कम ड्यूरेशन वाला जो फेज है वो जो है टीलोफेज होता है, जिसे स्मॉलेस्ट फेज कहते हैं। चलिए देखते हैं इन सभी फेजेज में कोशिका के अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है उसकी संरचना किस तरह से होती है। इंटरफेज के बाद ही कोशिकाएं जो है वो विभाजित करना स्टार्ट करती हैं। तो अगर हम सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस अगर पढ़ते हैं तो कैरियोकाइनेसिस में हम यहाँ पर देखेंगे ये कोशिका है, और कोशिका में ये होता है केंद्रक, और केंद्रक जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये आपको पता है यूकैरियोटिक सेल का केंद्रक है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसके बाद इसके अंदर जो है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, उसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन नेट सस्पेंडेड होते हैं, और फिर इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोलस। तो ये जो है एक इंटरफेज न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस को कवर करने वाला। उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। उसके बाद ये जो है क्रोमैटिन नेट होता है, क्रोमैटिन नेट। तो इस तरह से एक इंटरफेज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटरफेज न्यूक्लियस किस तरह से डिवीजन फेज में कन्वर्ट होता है। उसके लिए हम देखते हैं कि इस केंद्रक के विभाजन की जो पहली अवस्था है, केंद्रक के विभाजन की जो सबसे पहली अवस्था है उसे हम कहते हैं प्रोफेज। तो सबसे पहले इसमें
जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियस को किस फेज से गुजरना पड़ेगा? प्रोफेज से। यानी उसी न्यूक्लियस के में जो चेंजिंग होगी उस चेंजिंग के आधार पर उसमें कई जो है फेजेज आते हैं। तो इन सभी फेजेज को हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं प्रोफेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। जो कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला और सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, तो ये प्रोफेज है। और प्रोफेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, और एक को कहा गया लेट प्रोफेज, तो इस तरह से जो प्रोफेज है उसको भी अर्ली और लेट, मतलब एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। यानी कि इस फेज का एक शुरुआत है और एक अंत है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अर्ली प्रोफेज में होता क्या है। तो अर्ली प्रोफेज में आपको समझना है कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ जो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर देते हैं? डिसएपियर होना स्टार्ट कर देता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसएपियर होने लगेगा। न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या होने लगेगा? डिसएपियर होने लगेगा। उसके बाद इसमें जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है, हाईली जो है संघनित हो जाते हैं, संघनित और थिक हो जाते हैं। और थिक होकर के धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं धीरे धीरे क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो मतलब जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कंडेंस्ड हो रहे हैं। यानी जो अर्ली प्रोफेज है उसका पहला इवेंट सही होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या हो जाएगा? डिसएपियर्ड या डिसएपियरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिसएपियरिंग मतलब अभी हो रहा है, क्योंकि ये प्रोफेज का अर्ली प्रोफेज स्टेज है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रोमैटिन है, जो क्रोमैटिन होगा इसमें क्रोमैटिन बिकम्स कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है अब बदलना होगा किसमें? क्रोमोसोम में। यानी क्रोमैटिन जो है वो आगे चल करके किस में बदलेंगे? क्रोमोसोम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अर्ली प्रोफेज का जो है इवेंट्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लेट प्रोफेज में क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए लेट प्रोफेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये कंप्लीटली डिसएपियर्ड हो जाएंगे, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा यानी क्रोमैटिन के द्वारा क्या बन जाएगा? क्रोमैटिन के द्वारा यहाँ पर बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन के द्वारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। ऐसे क्रोमैटिन के द्वारा केंद्रक के अंदर, केंद्रक का मेम्ब्रेन तो गायब हो गया है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया है। अब केवल क्या बच रहा है इसमें? क्रोमोसोम। अब यहाँ पर क्रोमोसोम बन गया। अब इस क्रोमोसोम का क्या होता है? रेप्लिकेशन। यानी प्रोफेज ऐसा फेज होगा जिसमें क्रोमोसोम का क्या होता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब कि क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन का मतलब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा स्टेप होगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो क्रोमैटिन है यानी जो लेट प्रोफेज है, इसमें जो क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन जो है ये चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन जो है वो चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा इसमें? क्रोमोसोम का हो जाता है रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस थे वो कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो गए हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का जो है रेप्लिकेशन हो जाता है। रेप्लिकेशन होने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सेंट्रोमेयर है और इससे एक भुजा यहाँ पर बनी है, एक भुजा यहाँ पर, उसके बाद ये जो है और दो भुजाएं और बन जाती हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो है प्रोफेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इसमें जो है स्पाइंडल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। प्रोफेज में ही किसका निर्माण हो जाएगा, स्पाइंडल का, यानी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण सेंट्रोसोम के द्वारा हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है सेंट्रोसोम होता है, यानी इसी जो है लेट प्रोफेज में ही हम समझ लेते हैं इसको, ये सेंट्रोसोम होता है और सेंट्रोसोम के द्वारा निर्माण हो जाता है स्पाइंडल का। प्रोफेज के बाद आता है दूसरा फेज। दूसरा फेज पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो स्पाइंडल फाइबर बना हुआ है सेंट्रोसोम के द्वारा, ये किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो कोशिका है, अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में केवल जो है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने हुए स्पाइंडल फाइबर, क्योंकि उसमें जो है सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। जो सेंट्रोसोम ऑर्गेनल्स है वो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। तो इस तरह से केवल जो है स्पाइंडल फाइबर का निर्माण एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के द्वारा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के कारण जो है मतलब एनिमल सेल में भी फाइबर बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है स्पाइंडल फाइबर बनेगा, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम ना होने की वजह से यहाँ पर स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल है ये इधर भी फाइबर निकालेगा, चारों तरफ फाइबर निकालेगा, जिससे स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनता है और इस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स को एस्टर कहा जाता है। तो एनिमल सेल अगर होगा तो उसमें दो एस्टर होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पर, और ऐसे कंडीशन को हम एम्फी एस्टर कंडीशन कहते हैं, जो केवल किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में ही सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में कोई भी स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर हम दो सेल की बात करें, एक एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल के द्वारा क्या बनेगा, स्पाइंडल फाइबर। और ये जो स्पाइंडल फाइबर है ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ऐसे स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स दोनों पोल पर बनता है और इसे हम एस्टर कहते हैं, इसे हम एस्टर कहते हैं। और एस्टर जो है वो किसके द्वारा बनता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के द्वारा ये जो है बनता है स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि जो प्लांट सेल होता है, इस प्लांट सेल में एस्टर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि क्या एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल। तो इस तरह से यहाँ पर दो टर्म्स निकल कर आते हैं, एक होता है एस्ट्रल माइटोसिस, एक होता है एस्ट्रल माइटोसिस और एक होता है एनएस्ट्रल माइटोसिस। यानी जो माइटोसिस है अगर एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में होगा तो सेंट्रियोल के द्वारा स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनेगा जिसे एस्टर कहेंगे, और एस्टर बनेगा जिसमें उसे हम एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, जो किस में पाया जाता है, इन एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल।
जबकि जो एनेस्टल माइटोसिस है ये पाया जाता है इन प्लांट सेल में। यानी प्लांट सेल में किस तरह का माइटोसिस होगा? एनेस्टल होता है, एनेस्टल होता है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो आप जो है सेंट्रियोल के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो एस्टर बनेगा, तो वो किस में बनेगा? एनिमल सेल में। और ऐसे माइटोसिस को हम एस्टल माइटोसिस कहते हैं। और अगर जो है एस्टर नहीं बना, जैसे प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एस्टर नहीं बनता, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनेस्टल माइटोसिस, जो किस में होता है? प्लांट सेल में। और एस्टल जो माइटोसिस है वो एनिमल सेल में होता है। अब हम देखते हैं आगे। प्रोफेज के बाद हम नेक्स्ट फेज पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। प्रोफेज के बाद जो दूसरा फेज आता है जिसे कहते हैं मेटाफेज, जिसे कहा जाएगा मेटाफेज। ये जो है दूसरी प्रावस्था है, यानी प्रोफेज के बाद जो है ये दूसरी प्रावस्था होगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रोफेज से जो है थोड़ा स्मॉल ड्यूरेशन का होगा या कम ड्यूरेशन का होगा। तो मेटाफेज में देखते हैं होता क्या है। एनाफेज में आपने प्रोफेज में आपने जो देखा उसमें जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में बदल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गए और जो सेंट्रियोल है वो स्पाइंडल का निर्माण कर लेते हैं। अब हम मेटाफेज में देखते हैं क्या होता है। अगर हम मेटाफेज की बात करें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये सेल है और यहाँ पर सेंट्रियोल के द्वारा स्पाइंडल बना हुआ है। सेंट्रियोल के द्वारा स्पाइंडल यहाँ पर बना हुआ है। और ये जो स्पाइंडल है, ऐसे स्पाइंडल जो है ऐसे जुड़ा होता है। यहाँ पर जो स्पाइंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल से डेराइव्ड होते हैं और किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सभी इन दोनों पोल के बीचों बीच में आकर अरेंज हो जाते हैं। इन दोनों पोल के बीचों बीच में आकर के अरेंज हो जाते हैं इस तरह से। यानी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये माइटोसिस है तो केवल ऐसे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं, अब क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और इस काइनेटोकोर से क्या अटैच होता है? इस काइनेटोकोर से अटैच होता है स्पाइंडल फाइबर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी सभी क्रोमोसोम्स बीचों बीच में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। किस फेज में? मेटाफेज में। यानी मेटाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं। और ये ऐसा फेज है जिसमें हम कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या पता कर सकते हैं और क्रोमोसोम का शेप पता कर सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। यानी टोटल जो स्टडी है क्रोमोसोम की वो हमें किस फेज में कंप्लीटली दिखेगी? वो मेटाफेज में दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये बेस्ट फेज है, बेस्ट फेज टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस तरह से आप समझ पाते हैं कि जो मेटाफेज है उसमें क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हो जाते हैं। और यही ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा हम जो है किसी भी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या का पता लगा लेते हैं, उसका शेप पढ़ लेते हैं किस तरह से होता है, उसका साइज क्या होता है। शेप के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है उस पोजीशन के आधार पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे एसेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया, टीलोसेंट्रिक हो गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सब टाइप्स होते हैं। तो जितने भी शेप हैं क्रोमोसोम के उसकी स्टडी हम मेटाफेज में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, मेटाफेज में आप ये समझेंगे कि ये जो सभी क्रोमोसोम्स हैं वो बीचों बीच में आकर कलेक्ट हो जाते हैं
और कलेक्ट होकर के जो संरचना बनाते हैं उसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। यानी बीचों बीच में जो क्रोमोसोम्स हैं वो आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने जो है मेटाफेज में क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर ये बेस्ट फेज है, क्या क्या पढ़ने के लिए, शेप, साइज और क्रोमोसोम का नंबर पढ़ने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम देखें तो सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, काइनेटोकोर। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वहाँ पर पाया जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो सेंट्रोमियर पर पाया जाता है और जो किससे अटैच होता है, जो अटैच होता है स्पाइंडल फाइबर से। जो किससे अटैच होगा, स्पाइंडल फाइबर से। अब यहाँ पर देखते हैं मेटाफेजिक प्लेट बन गया और जो स्पाइंडल है वो अटैच हो गए क्रोमोसोम से, किसके द्वारा, काइनेटोकोर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होगा कि जो जो स्पाइंडल फाइबर होगा वो स्पाइंडल फाइबर क्या करेगा, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है और खींचने से क्रोमोसोम्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनली उसका सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, जिससे यहाँ पर दो भुजा क्रोमोसोम्स के सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर के दोनों अलग अलग पोल पर खींच लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो काइनेटोकोर होता है इसे हम ड्राइवर्स ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम को ये चलाता है। कैसे चलाएगा, जब ये किससे अटैच हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्पाइंडल फाइबर हैं उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ स्पाइंडल फाइबर जो है वो कंटिन्यू होते हैं, एक सेंट्रियोल से निकल कर के दूसरे सेंट्रियोल से जाकर जुड़ जाते हैं। कुछ जाकर के बीच में यहाँ पर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। कुछ जो है यहाँ पर कुछ स्पाइंडल जो है ऐसे स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर पड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो मेटाफेज प्रावस्था है इसमें क्रोमोसोम बीचों बीच में आकर अटैच तो हो जाते हैं, जिससे मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है और स्पाइंडल से जो सेंट्रोमियर है अपने काइनेटोकोर के द्वारा अटैच हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर जो है यहाँ पर ये जो स्पाइंडल फाइबर है इससे अटैच हुआ और कुछ स्पाइंडल फाइबर अटैच नहीं होते हैं, कुछ स्पाइंडल फाइबर जो है स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो इस तरह से जो स्पाइंडल होगा वो तीन तरह का होता है। स्पाइंडल जो होगा वो तीन तरह का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कॉन्टिन्यूअस होता है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और एक जो है काइनेटोकोर को अटैच करता है, या एक इंटरजोनल फाइबर भी पाया जाता है इसके बीच में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस फाइबर को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फाइबर। उसके बाद एक फाइबर जो कॉन्टिन्यूअस ना होकर के किससे अटैच होता है, वो अटैच होता है सेंट्रोमियर से, जिसे हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ जो है स्पाइंडल फाइबर दो क्रोमोसोम्स के बीच में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। तो इस तरह से जो मेटाफेज है उस मेटाफेज में हम तो यहाँ पर देखते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट बना, क्रोमोसोम से मतलब अटैच हो गए, ठीक है। इस तरह से तीन तरह के इसमें फाइबर देखते हैं। चलिए मेटाफेज के बाद हम आते हैं हम अपने जो है तीसरे फेज पर, और तीसरे फेज का नाम होगा एनाफेज। जो तीसरा फेज है उसका नाम होगा एनाफेज। तीसरा फेज है एनाफेज।
देखिए एनाफेज जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसमें जो स्पाइंडल फाइबर हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रियोल, इधर भी सेंट्रियोल, ये स्पाइंडल फाइबर और किससे अटैच है, यहाँ पर क्रोमोसोम से, इस तरह से। थोड़ा स्मॉल बनाते हैं यहाँ पे, ये अटैच हो गया। उसके बाद ये भी क्रोमोसोम है, इससे भी जो है स्पाइंडल फाइबर अटैच हो गया। उसके बाद जो है कुछ स्पाइंडल फाइबर ऐसे भी लगे होते हैं, आपने अभी देखा इसमें मेटाफेज में। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एनाफेज है इसमें जो है स्पाइंडल फाइबर जो है हाईली कंट्रैक्टाइल हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर इज हाईली कंट्रैक्टाइल हो जाते हैं और हाईली कंट्रैक्टाइल होने से क्या होता है, ये खिंचाव उत्पन्न करते हैं, यहाँ पर खींचते हैं इसको। और जब इसको खींचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब इसको खींचते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेंट्रोमियर है और ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का स्पाइंडल है। और ये जब इसको खींचता है तो इसका जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। इसका जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और जब सेंट्रोसोम दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो इसमें भी दो आर्म्स बचेंगे और इसमें भी दो आर्म्स बचते हैं और फिर ये खींच लेगा इधर। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे। अब ये क्या होगा, अब ये जो है सेंट्रियोल का जो स्पाइंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम्स को इस तरफ ये खींचेगा और इस तरफ जो है क्रोमोसोम को ये खींचेगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। क्रोमोसोम जो होंगे वो अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पाइंडल से अटैच हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो खींचे जाते हैं और जब खींचे जाते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होकर के अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है जब ये इस पोल की तरफ चले जाएंगे तो ये चला जाएगा इस साइड की तरफ और ये क्रोमोसोम चला जाएगा इस साइड की तरफ। उसके बाद आता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है जिसे हम कहते हैं लास्ट फेज और सबसे छोटा फेज होता है और जिसे कहते हैं टीलोफेज, जिसे हम कहते हैं टीलोफेज। तो यहाँ पर जो चौथा फेज है उसे कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में हम देखते हैं कि ये जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो किसको दोहराता है, वो जो है प्रोफेज को दोहराता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, ये रिकवरी होती है, रिकवरी ऑफ प्रोफेज की क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। रिकवरी होने का मतलब क्या है कि टीलोफेज अवस्था में यहाँ पर आप देखते हैं कि क्रोमोसोम इधर आ जाता है, ये क्रोमोसोम जो है इधर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो दोनों पोल पर आ जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम है इस फेज में, जो क्रोमोसोम है वो बदल जाएगा क्रोमैटिन में। जो क्रोमोसोम है वो किस में बदल जाएगा, क्रोमैटिन में बदल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रोफेज में क्या होता था, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदलता था, लेकिन टीलोफेज में क्या है, क्रोमोसोम किस में बदल रहा है, क्रोमैटिन में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाते हैं, रीएपियर्ड हो जाते हैं। एंड न्यूक्लियोलस क्या हो जाते हैं, ये रीएपियर्ड मतलब फिर से दिखने लगते हैं। यानी प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में
गायब हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, फिर से दिखने लगते हैं। और फिर जो है इस तरह से दो तरह के न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। यानी ये जो क्रोमोसोम है वो किस में बदल जाते हैं, क्रोमैटिन नेट में, ऐसे क्रोमैटिन नेट में बदल जाते हैं। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है उसका निर्माण फिर से हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाते हैं, जिससे एक कोशिका में 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, इन दोनों न्यूक्लियस को कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।